दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों हम पढ़ रहे थे भारत की नदियाँ, और इससे पिछले वाले वीडियो में हमने प्रायद्वीपीय भारत के अपोतंत्र के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया था। आज हम एक नए अपोतंत्र के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है हिमालय अपोतंत्र। और हिमालय अपोतंत्र के अंतर्गत हम 3 बड़े नदी तंत्रों को शामिल करते हैं। वो कौन कौन से हैं अभी मैं आपको सारणी के माध्यम से समझा देता हूँ। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे हिमालय अपोतंत्र के बारे में। और इस अपोतंत्र में हम 3 बड़े नदी तंत्रों को शामिल करते हैं। वो कौन कौन से हैं तो आप साथ साथ में नोट्स बनाते जाइएगा। तो सबसे पहले जो बड़ा नदी तंत्र आता है उसका नाम है सिंधु, उसके बाद में गंगा नदी तंत्र, और लास्ट में जो तीसरा है उसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। यानी ये 3 नदी तंत्र है वो हिमालय अपोतंत्र में शामिल किए जाते हैं। आज हम गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। और जब हम बात करते हैं गंगा नदी की, तो गंगा एक नदी नहीं है, हमारे लिए तो ये माता के समान है। और गंगा नदी को हमने हमारी भारत की सबसे पवित्र नदी माना है। और इसी के साथ साथ इसको हमने 4 नवंबर 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा भी दिया है। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। 4 नवंबर 2008 को हमने गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा भी दिया है। और गंगा नदी की जब हम बात करते हैं तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है, क्योंकि ये भारत में भी बहती है और बांग्लादेश में भी बहती है। ठीक है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। और कोई भी नदी भूगोल में अगर हम बात करें तो उसका आर्थिक महत्व होता है। जैसे आर्थिक महत्व कैसे होता है, तो कोई भी नदी है हम उससे सिंचाई करेंगे अपने खेतों में, इससे हमारी फसलें अच्छी होगी और हमारी इनकम बढ़ेगी। तो ये एक प्रकार से कोई भी नदी है उसका आर्थिक महत्व है। इसके अलावा कोई भी नदी है हम उस पर डैम बना लेंगे, उससे बिजली उत्पादन करेंगे, तो ये भी एक आर्थिक महत्व है किसी भी नदी का। लेकिन जब हम बात करते हैं गंगा की, तो गंगा का आर्थिक महत्व भी है, और आर्थिक महत्व से कई ज़्यादा क्या है इसका धार्मिक महत्व है गंगा का। तो आज हम इसी नदी के बारे में पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालिए गंगा नदी, गंगा नदी हेडिंग डाल लीजिए आप। और गंगा नदी का आज हम उद्गम पढ़ेंगे। ठीक है, और सारी बातें करेंगे। तो गंगा के बारे में बेसिक बातें आप सभी जानते हैं, वो मैं आपको लिखा देता हूँ, जल्दी से आप लिख लीजिएगा। गंगा नदी है वो भारत की सबसे लंबी नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी। और इसकी लंबाई कितनी है तो 25 यानी 2525 किलोमीटर। ठीक है, तो याद रखिएगा ये बात। और इसके अलावा इसको राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब मिला, तो 4 नवंबर 2008। ठीक है, इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ। जो गंगा नदी है अपनी, तो गंगा नदी है उसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आता है कि जो गंगा नदी है उसको उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया है। जिस प्रकार हमारे संविधान में कोई भी व्यक्ति है उसको फंडामेंटल राइट है वो दिए गए हैं, तो उसी प्रकार गंगा नदी को भी फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। और गंगा नदी को एक जीवित व्यक्ति के रूप में माना गया है, यानी ह्यूमन बीइंग के रूप में माना गया है। तो ये बात भी आप याद रखिएगा। यानी जीवित व्यक्ति का दर्जा गंगा नदी को मिला हुआ है। और ये 2017 में जो आपका उत्तराखंड हाई कोर्ट है उसके द्वारा ये दर्जा है वो गंगा नदी को दिया गया था। किसका, जीवित व्यक्ति का। ठीक है, तो ये सामान्य बातें हैं। आज हम उद्गम के बारे में बात करेंगे। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री हिमनद जो कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में है वहाँ से होता है। ठीक है, और अब ये नदी है वो सीधी नहीं निकलती है, यानी गंगा के नाम से नहीं निकलती है। ये पहले भागीरथी के नाम से निकलती है, और ऊपर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा नदी। ये भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में दोनों मिलती है, और उसके बाद में एक नई धारा निकलती है जिसको हम गंगा कहते हैं। तो वो उद्गम किस प्रकार होता है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, और आप भी समझने की कोशिश कीजिएगा मैप में। ठीक है, तो गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो एक ग्लेशियर से होता है। ठीक है, और इस ग्लेशियर का नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर, साथ साथ में आप चित्र बनाते जाइएगा। और इस गंगोत्री ग्लेशियर के दक्षिण में एक स्रोत है जिसका नाम है गौमुख। यानी ये जो स्रोत है ये गाय के मुख जैसा है,
आकृति का है, तो इस कारण इसको गोमुख बोलते हैं। और यहाँ से एक नदी धारा निकलती है जिसको हम बोलते हैं भागीरथी, यानी इस नदी को हम बोलते हैं भागीरथी नदी। ठीक है, और ये जो गंगोत्री ग्लेशियर या गोमुख स्थान कहाँ पे है, तो ये उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड का। ठीक है, यानी उत्तरकाशी जिला है किसका, उत्तराखंड का। वहाँ से ये भागीरथी नदी है निकलती है। और ऊपर से एक ग्लेशियर है उत्तराखंड में ही, ये जो ग्लेशियर है सारे ये उत्तराखंड में ही है, मैं आपको नाम ले रहा हूँ जितना भी। ठीक है, ऊपर एक ग्लेशियर है जिसका नाम है संतोपंत ग्लेशियर, संतोपंत ग्लेशियर। संतोपंत ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा। क्या नाम है, अलकनंदा। और ये दोनों नदी है वो देवप्रयाग में मिलती है। ठीक है, यानी इधर से गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकल रही है जिसका नाम है भागीरथी नदी, और ऊपर एक संतोपंत ग्लेशियर से एक नदी निकल रही है जिसका नाम है अलकनंदा। ठीक है, और ये दोनों नदी है वो देवप्रयाग उत्तराखंड में मिलती है। और जब दो नदियाँ मिलती है तो उसको हम बोलते हैं संगम। और जहाँ पे दो नदियाँ मिलती है वहाँ पे है दो नदियों की गहराई देखी जाती है। जैसे यहाँ पे भागीरथी मिल रही है, अलकनंदा मिल रही है, तो यहाँ पे दोनों के संगम पे इनकी गहराई देखी जाएगी। और अगर किसी भी नदी की गहराई ज़्यादा है तो वो उसी नाम से निकलेगी। अब देखिए अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिली, अब यहाँ पे दोनों की गहराई देखी जाएगी। अगर यहाँ पे गहराई भागीरथी की ज़्यादा है तो आगे नदी है वो भागीरथी नाम से निकलेगी। अगर गहराई अलकनंदा की ज़्यादा है तो वो आगे अलकनंदा के नाम से निकलेगी। लेकिन यहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा की जब गहराई देखी गई तो दोनों नदियाँ हैं उनकी गहराई सेम मिली। अब सेम मिली तो दोनों की गहराई सेम होगी। अब आगे किस नाम से नदी है वो निकाली जाए तो एक अलग नाम से, क्योंकि दोनों की गहराई है वो सेम हो गई तो इसलिए एक अलग नाम से नदी है वो निकाली गई आगे। तो आगे जिस नाम से निकाली गई उसका नाम है गंगा। ठीक है, तो इस प्रकार गंगा नदी का है वो उद्गम होता है, यानी भागीरथी और अलकनंदा है दो नदियाँ आपस में मिलती है। और यहाँ पे दोनों नदी की गहराई देखी गई तो दोनों नदियों की गहराई है वो सेम हुई, यानी सेम एकदम सेम गहराई थी। इस कारण एक नई नदी निकाली गई नए नाम से जिसको हम बोलते हैं गंगा नदी। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे पंचप्रयाग बनते हैं उत्तराखंड में, तो वो आपको याद रखनी है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और जहाँ पे दो नदियाँ मिलती है यानी दो नदियों का संगम होता है वहाँ पे एक प्रयाग बनता है। ठीक है, तो अलकनंदा है उसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं जो अलकनंदा में आके मिलती है और प्रयाग है उनका निर्माण होता है। जैसे आप देखेंगे कि एक नदी है, ठीक है, जिसका नाम है धौली गंगा, वो आके अलकनंदा में मिलती है, यानी ये नदी कौन सी है, धौली गंगा। साथ साथ में आप चित्र बनाते जाइएगा, यानी धौली गंगा नदी है वो आके अलकनंदा में मिलती है और यहाँ पे एक प्रयाग का निर्माण होता है जिसका नाम है नंद प्रयाग, सॉरी विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। तो अब हमने दो प्रयागों के बारे में जान लिया, यानी ये तो आपको याद रह ही जाएगा, यानी जहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती है तो उसको हम बोलते हैं देव प्रयाग, और जहाँ पे अलकनंदा में धौली गंगा मिलती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं विष्णु प्रयाग। अब आप देखिएगा इसके बाद में कौन सा प्रयाग आता है। तो यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नंदाकिनी। ठीक है, कौन सी नदी निकलती है, नंदाकिनी। ठीक है, यानी एक नदी निकलती है इधर उत्तराखंड से और ये आके अलकनंदा में मिल जाती है, और अलकनंदा में जहाँ पे मिलती है तो वहाँ पे एक प्रयाग बनता है जिसको हम बोलते हैं, इसी नदी के नाम पे प्रयाग है, नंदाकिनी के नाम पे ही यहाँ पे एक प्रयाग है जिसको हम बोलते हैं नंद प्रयाग, नंद प्रयाग। ठीक है, इसके अलावा अब कितने प्रयाग हो गए, 3, 2 और बचे। तो इसके अलावा इसके बाद में एक नदी निकलती है जिसका नाम है पिंडार नदी, और पिंडार नदी है वो आके अलकनंदा में जहाँ पे मिलती है वहाँ पे एक प्रयाग का निर्माण होता है जिसको हम बोलते हैं कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग। ठीक है, अब कितने प्रयाग हो गए, 4। तो अब आपको याद रखना बहुत ही आसान है, क्यों, क्योंकि पहला प्रयाग आपको आता है भागीरथी और अलकनंदा जहाँ पे मिलती है,
वहाँ पे एक प्रयाग का निर्माण होता है, उसको बोलते हैं हम देव प्रयाग। और जहाँ पे नंदाकिनी और अलकनंदा का संगम होता है उसको हम बोलते हैं नंद प्रयाग, ठीक है। और धौलीगंगा और जहाँ पे अलकनंदा का संगम होता है उसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग। और इसके अलावा पिंडार नदी जहाँ पे मिलती है तो उस प्रयाग को हम बोलते हैं कर्ण प्रयाग। अब देखिएगा इधर से एक नदी, ये तो सारी कहाँ से मिलती है, तो ये बाएं से मिलती है। अब एक नदी है वो दाएं से मिलेगी जिसका नाम है मंदाकिनी, और ये आके यहाँ पे मिलती है अलकनंदा में। इस नदी का नाम क्या है, मंदाकिनी। अब ये कौन सा प्रयाग बनाएगी, तो मंदाकिनी है वो केदारनाथ के पास से निकलती है। और आप सभी जानते हैं कि केदारनाथ में 2013 में भयंकर बाढ़ आई थी, और भयंकर को हम रुद्र भी बोलते हैं, ठीक है। रुद्र बाढ़ आई थी, भयंकर बाढ़ आई थी, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा प्रयाग बनेगा, रुद्र प्रयाग। और भगवान शिव का नाम भी एक और है महादेव, महादेव के अलावा रुद्र अनेक नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे रुद्र आप याद रखिएगा बाढ़ से, क्योंकि केदारनाथ में बाढ़ आई और केदारनाथ से कौन सी नदी निकलती है, मंदाकिनी। तो मंदाकिनी और अलकनंदा जहाँ पे मिलेगी तो कौन से प्रयाग का निर्माण होगा, तो रुद्र प्रयाग, क्योंकि केदारनाथ में 2013 में रुद्र या फिर हम कह सकते हैं भयंकर बाढ़ आई थी, ठीक है। तो ये हमारे 5 प्रयाग हो गए, कौन कौन से, 1 नंबर विष्णु प्रयाग, 2 नंबर नंद प्रयाग, 3 नंबर कर्ण प्रयाग, 4 नंबर रुद्र प्रयाग और 5 नंबर देव प्रयाग, ठीक है। तो आप लिख लेना किस किस नदियों के संगम से किस प्रयाग का निर्माण होता है। जैसे नंदाकिनी नदी अलकनंदा में मिलेगी तो कौन से प्रयाग का निर्माण होगा, नंद प्रयाग का। अलकनंदा और भागीरथी मिलेगी तो किस प्रयाग का निर्माण होगा, तो देव प्रयाग का। तो यह है आपका पंच प्रयाग, आप लिख लेना। और इसके बाद में देखिएगा जो गंगा नदी है, यहाँ पे हम गंगा नदी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मुख्य रूप से मैं आपको कोई और बातें बता देता हूँ 2-4। तो भागीरथी नदी है उसकी एक मुख्य सहायक नदी है जो खतलिंग हिमनद से निकलती है। यहाँ पे एक ग्लेशियर और है जिसका नाम है खतलिंग हिमनदी या खतलिंग ग्लेशियर, और इस नदी का नाम है बिलांगना नदी, इंपॉर्टेंट नदी है। और ये भागीरथी की सहायक नदी है बिलांगना। और जब ये यहाँ पे मिलती है, यानी भागीरथी से बिलांगना मिलती है, तो यहाँ पे दोनों के संगम पे एक बांध बनाया गया है, और भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। क्योंकि ये जो दोनों नदियां हैं यानी भागीरथी और खतलिंग क्या, ये बिलांगना, ये दोनों नई जो पुरानी टेहरी है वहाँ पे मिलती है, ठीक है। इस कारण इस बांध का नाम है वो टिहरी बांध रखा गया है। कहते हैं कि जब इस बांध का निर्माण है वो किया गया था तो उस समय यहाँ पे एक शहर हुआ करता था जिसका नाम था पुरानी टिहरी। तो वहाँ से लोगों को है वो यहाँ से प्रवासित किया गया, और बाद में इस स्थान पे है वो ये बांध बनाया गया था। और इस बांध का निर्माण कहते हैं कि 1978 से लेके 2006 तक चला था, यानी 1978 में इसका बांध का निर्माण स्टार्ट करवाया गया था और 2006 में ये पूर्ण हुआ था कार्य। और ये जो टिहरी बांध है इसका ऑफिशियल नाम है वो याद रखिएगा आप, इंपॉर्टेंट है, स्वामी रामतीर्थ। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, स्वामी रामतीर्थ सागर बांध, ठीक है। यानी टिहरी बांध है सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका ऑफिशियल नाम है स्वामी रामतीर्थ सागर बांध। क्योंकि जो ये टिहरी बांध जहाँ पे बना हुआ है वहाँ पे एक शहर हुआ करता था जिसका नाम है पुरानी टिहरी, ठीक है। और इस पुरानी टिहरी को बाद में हटाकर, यानी लोग जहाँ पे लोग रह रहे थे उनको प्रवासित कर दिया गया और यहाँ पे बांध बनाया गया। और कहते हैं कि ये जो पुरानी टिहरी स्थान था जहाँ पे टिहरी बांध वर्तमान में बना हुआ है, ये रामतीर्थ यानी स्वामी रामतीर्थ की तपोस्थली थी, यानी जहाँ पे रामतीर्थ यानी स्वामी रामतीर्थ ने तपस्या की थी। इस कारण इस बांध का नाम है वो स्वामी रामतीर्थ सागर बांध है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है यही। यानी भागीरथी पर नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, टिहरी बांध बना हुआ है, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। यहाँ पे लिख लीजिए, भारत का सबसे ऊंचा बांध। इसकी ऊंचाई है वो 260.5 मीटर है, 260.5 मीटर है, ये ऊंचा बांध है। तो याद रखिएगा आप इस बांध के बारे में। और आज हमने गंगा नदी के उद्गम के बारे में बात की
और मैंने आपको बताया कि गंगा नदी है उसका उद्गम किस प्रकार होता है और कौन कौन सी धारा है वो गंगा नदी में मिलती है। और इसके बाद में देखेंगे आप, गंगा नदी देवप्रयाग के बाद एक स्थान पे जाती है जिसका नाम है ऋषिकेश, उत्तराखंड में ही है। ऋषिकेश के बाद में ये देखिएगा यहाँ पे एक स्थान आता है हरिद्वार। ऋषिकेश के बाद ये नदी है वो हरिद्वार शहर से गुजरती है और हरिद्वार में ये पहली बार मैदानों में प्रवेश करती है, पहली बार मैदानों में प्रवेश। तो आपसे क्वेश्चन आ जाए कि गंगा नदी पहली बार मैदानों में प्रवेश किस स्थान से करती है, तो ये हरिद्वार से, यानी हरिद्वार तक तो ये पहाड़ों से बहती है, उसके बाद में ये मैदान में प्रवेश करती है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये हमने गंगा नदी का आज उद्गम देखा। और उसके बाद में गंगा नदी उत्तराखंड में बहती हुई यूपी में जाती है, यूपी में ये प्रवेश करेगी बिजनौर जिले से, उसके बाद में ये बिहार में जाएगी, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, लास्ट में बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद में ये जाएगी बंगाल की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी में सागर द्वीप के पास ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और इसके बारे में हम और कल बातें करेंगे और हम देखेंगे कि इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, इसका जल ग्रहण क्षेत्र कितना है, यानी इसका कैचमेंट एरिया कितना है, और इसके बारे में और इंपॉर्टेंट क्या क्या फैक्ट है। और ये उत्तराखंड में बहती है, उसके बाद में यूपी में बहती है, तो इसमें यूपी में कौन कौन सी नदियाँ आके मिलती है, वो सारी बातें हम करेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।